ओके, सो बेसिकली हमने क्या करना है, ये प्रीलिम्स का पेपर 2021, राइट? ओके, तो बेसिकली लास्ट ईयर का पेपर जो था उसकी कट ऑफ हमने कितनी देखी है लास्ट ईयर? बीसी कट ऑफ वाज अराउंड, मतलब जो एक्सपेक्टेड है 90 टू 92, इतनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, और मे बी 94 वी कैन एक्सपेक्ट। इतनी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं है हमारी लास्ट ईयर। तो मेनली अगर इसको मतलब in terms of number of questions देखे तो कितना बन रहा है? around 45 to 46 questions, only these many questions. So out of 100 अगर हम past 3 years का भी ट्रेंड देखे तो हमें questions around 45 to 50 questions ही करने हैं, like for the general category. So these questions and we are through. तो मिली, और basically question का ट्रेंड क्या होता है? There are total number of 100 questions, तो you will find around 60 to 70 अटेम्प्टेबल होते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं वो यूपीएससी टफ डाल रही है। बेसिकली दीज आर, इस केस में कह रहे हैं यूपीएससी एक्सपेरिमेंट कर रही है, नया ट्रेंड शो कर देती है यूजुअली। एंड व्हाट हैपेंस, हम जब एग्जाम देने जाते हैं हम इस 30 क्वेश्चंस को देख के एकदम से हमारा प्रेशर बिल्ड हो जाता है, तो उसके से क्या हो रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। पर अगर हम सिर्फ इस 60 to 70 पे फोकस करें तो वो 60 to 70 अगर मैक्सिमम एक्यूरेसी भी अगर 90% है, स्टिल यू विल बी एबल टू स्कोर अराउंड 110। और यूपीएससी इसी पे, और ये जो 60-70 क्वेश्चंस है इसका हमेशा ट्रेंड सिमिलर ही रहता है, सिमिलर ट्रेंड मिलेगा आपको। जैसे पास से क्वेश्चन आते हैं उसी से आपको देखना 60-70 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पर व्हाट हैपेंस, यूपीएससी ये 30 क्वेश्चन जो टफ वाले होते हैं ये बीच में स्पिल ओवर कर देता है, ये जस्ट स्पिल्स दीस क्वेश्चंस कि पहले 2 इजी आएंगे फिर थर्ड या फोर्थ टफ आ जाएगा, तो इसमें प्रेशर बिल्ड होता है। सो तो हमारे सबसे पहला चैलेंज क्या होता है प्री में, कि एक तो हमें एलिमिनेट, सॉरी, क्वेश्चंस लीव करना आना चाहिए, और कॉन्फिडेंटली वी शुड लर्न टू आइडेंटिफाई जो क्वेश्चंस हम कॉन्फिडेंट के साथ सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चन जिसमें आपको लगना बिल्कुल डाउट है उस क्वेश्चन को फर्स्ट रीडिंग में छोड़ दो, सेकंड रीडिंग में फिर से देखो इफ यू कैन अटेम्प्ट। अगर तब भी नहीं हो रहा, इट्स बेटर टू लीव दोस क्वेश्चंस, बिकॉज ब्लाइंड केसेस यूपीएससी के केस में नहीं चलते। मतलब तुक्का सही भी हो सकता है पर इन मैक्सिमम केसेस कभी भी सही नहीं होता। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना प्री के लिए। अब जैसे आप मॉक वगैरह दे रहे होगे, मॉक टेस्ट वगैरह, तो ये चीजें अभी से प्रैक्टिस में ले आओ मॉक टेस्ट में, कि यू हैव टू स्कोर मार्क्स। फर्स्ट आइडेंटिफाई, जब पेपर रीड करते हो तो आपको मतलब यू विल गेट एन आइडिया, फेयर आइडिया कि पेपर इजी है टफ है। अगर इजी है देन तो ऑब्वियसली यू हैव टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस। अगर टफ है क्वेश्चंस लग रहे हैं तो देन स्टार्ट लीविंग द क्वेश्चंस इन मॉक टेस्ट इटसेल्फ, तभी आप फाइनल डे पे छोड़ पाओगे ऐसे क्वेश्चंस। एंड याद रखना, हमें दिस प्रीलिम्स में हमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, इसकी कोई मेरिट नहीं है, इसके कोई मार्क्स नहीं ऐड होने, तो हमें कोई मैक्सिमम स्कोर नहीं करना, हमें जस्ट कट ऑफ क्लियर करनी है। तो अगर हम 50 to 60 क्वेश्चन भी अच्छे से कर देते हैं सॉल्व, यू आर थ्रू द प्रीलिम्स। एंड प्रेशर हैंडल कैसे होगा, जब आप क्वेश्चन छोड़ना सीखोगे। ओके, तो लेट्स एनालाइज कि क्वेश्चंस को एनालाइज कैसे करना है, बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर से हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन हम देखें। क्वेश्चन हम, इट्स अबाउट आरबीआई, बेसिकली इकोनॉमी पे क्वेश्चन है ये। तो इसमें अगर देखें, इट टॉक्स अबाउट गवर्नर ऑफ आरबीआई, देन इट टॉक्स अबाउट certain provision in Constitution of India give the central government the right to issue direction to the RBI in public interest. Similarly, governor of RBI draws his power from the RBI Act. Right? तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, व्हाट वी फाइंड, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको नहीं भी पता ना क्या कहते हैं इकोनॉमी के बारे में, आरबीआई भी नहीं पढ़ा, स्टिल यू कैन गेट अ फेयर आइडिया। अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता है पॉलिटी में आपको कहीं भी आरबीआई मेंशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में अगर सेकंड ऑप्शन तो गलत है ही है, तो अगर सेकंड ऑप्शन गलत हो गया तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, तो देखो एलिमिनेशन से भी सॉल्व हो गया। पर अदरवाइज अगर आप देखिए इस क्वेश्चन में एक आरबीआई हमें वैसे ही पढ़ना है, बिकॉज बैंक का जो टॉपिक है ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का इन केस ऑफ प्रीलिम्स। मेंस में नहीं आता क्वेश्चन, पर प्रीलिम्स में आता है, सो उसके थ्रू भी आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। सो तो एक तो ये चीज होगी कैसे अटेम्प्ट करना है। सेकंड, व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज नाउ यूपीएससी इज आस्किंग द क्वेश्चन ऑन बैंक टॉपिक, एंड उसमें भी स्पेसिफिक चलेगी आरबीआई पे। तो इफ, so now you have to read about RBI in detail,
because UPSC can ask more questions on RBI next year also. तो बैंक टॉपिक एंड RBI, बैंक भी इतना डिटेल नहीं, मतलब थिंक फ्रॉम द न्यूज़पेपर पर्सपेक्टिव से, न्यूज़पेपर में ऊपर से होता है वैसे। और देखो क्वेश्चन अगर नहीं भी आता तो स्टिल यूपीएससी ने क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा स्टिल यू कैन अटेम्प्ट इट। बट हिंट क्या यूपीएससी ने देखी, यू हैव टू स्टडी आरबीआई, अबाउट आरबीआई, बिकॉज आरबीआई न्यूज में रहता है, अभी भी रहेगा, बिकॉज इन द अपकमिंग डेज आरबीआई अपनी पॉलिसी लेके आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी। तो लेट्स सी कितनी इंटरेस्ट रेट चेंजेस करेगा। सो दिस इज वन पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, देन कम्स, अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें, दिस इज आल्सो एन इकोनॉमी, which among the following steps is most likely to be taken at the time of economic recession। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कीवर्ड क्या है, रिसेशन। तो आपको रिसेशन पता होना चाहिए, अगर रिसेशन अगर अगले साल के पेपर में भी आ गया तो एटलीस्ट यू कैन सी कि रिसेशन हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेशन की मीनिंग पता होना चाहिए। तो अब रिसेशन अगर हो रहा है दैट मीन्स फॉल इन द इकोनॉमिक रेट, इट्स लाइक दिस, अप्स एंड डाउन्स कम, हाई एंड लोज ऑफ इकोनॉमी। तो रिसेशन इज व्हेन देयर इज फॉल इन इकोनॉमिक रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ यू कैन से जीडीपी। तो इससे एक और टर्म क्या आ गई, जीडीपी। तो जीडीपी इज आल्सो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। जीडीपी डेफिनेशंस, देन जीडीपी के मेथड चेंज हो रहे हैं, देन आल्सो मोरओवर अभी बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द बजट न्यूज में क्या था कि गवर्नमेंट वाज प्रपोजिंग कि हमें जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर रेट करना चाहिए, एक्सपेंडिचर एंड इनकम, इसके बेसिस पे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी क्या है, व्हाट वी how we calculate GDP, we calculate on the basis of value addition. So another two methods are expenditure and income. So government was trying to explore कि क्या हम ऐसे GDP implement कर सकते हैं। So you should be aware of these things. तो current से भी link हो गया, and recession से GDP आ गया, and also GDP के facts पता होने चाहिए आपको कि how UPSC has been asking in the past year on the GDP questions। एक तो simple definitions होगी, एंड सिमिलरली आपने इकोनॉमिक सर्वे में या बजट में आपने पढ़ेगा कि हमेशा एक टर्म यूज करते हैं इन केस ऑफ फिल्म्स, स्टेडी डिक्लाइन, स्टेडी ग्रोथ। ये टर्म बहुत बहुत देखोगे आप जब भी आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। सो बेसिकली स्टेडी डिक्लाइन इज की जो भी डेटा है, तो ग्राफ इज लाइक दिस, स्टेडी डिक्लाइन और स्टेडी ग्रोथ। तो इन केस ऑफ जीडीपी व्हाट वी आर फाइंडिंग दिस ग्रोथ इज लाइक दिस। ओके, सो इट्स अ zigzag curve, and you should be aware कि 2020-21 में it was -7.7, and last year हमारी प्रोजेक्शन क्या है बेसिकली in case of 22-23 इस साल की प्रोजेक्शन की वी शेप रिकवरी होगी, and we are expecting around 9.8%, something like that, इतना around 9% है। So we are expecting this much of growth। So तो आपको एक ग्राफ भी रीड करना चाहिए, मतलब जो आपके क्वेश्चंस में आपके जो नोट्स वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह में आते हैं, ग्राफ्स आते हैं या न्यूज़पेपर में आते हैं, तो यू शुड बी एबल टू एनालाइज दोस ग्राफ्स। इसमें जो ग्राफ है, चाहे डेटा भी अगर एक दो याद रखो लास्ट 2 इयर्स के, बाकी ग्राफ्स आपके क्या होने चाहिए, यू शुड बी अवेयर कि उसमें पैटर्न क्या है, जिगजैग है और स्टेडी डिक्लाइन हो रहा है और स्टेडी ग्रोथ हो रहा है। ओके, सो कीप दिस इन माइंड इन केस ऑफ दिस इकोनॉमी, बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे पूछती है यूपीएससी। हमें लगता है कि वी जस्ट हैव टू रीड द टेक्स्ट, बट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मतलब व्हेन यू एनालाइज आईएएस 2019 या 18 में भी आए हुए ऐसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ अगर इसमें हम देखें बेसिकली इसमें क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द स्टेप we need to take to tackle the economic recession। So what it talks about, cutting tax rates, increasing expenditure, increasing tax rates and reduction of expenditure। तो अगर दो ऑप्शंस हमें क्या लगते हैं बेस्ट, कटिंग टैक्स रेट्स एंड इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, ये तो हमें वाइबल लग रहे। बाकी इंक्रीजिंग टैक्स रेट रहेगा तो ऑब्वियसली और इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, बिकॉज लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, उनकी डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज हो जाएगी, तो डिमांड विल डिक्रीज फर्दर। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के तो इंफ्रास्ट्रक्चर बुल नहीं होगा, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उसे क्या हो रहा है, फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वुड नॉट गेट बिल्ड, इसके से हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, फिर से ग्रोथ डिक्लाइन होगा। तो रादर इट विल रीइंफोर्स द डिक्लाइन इन द ग्रोथ rather than check the decline in growth। So दो ऑप्शंस क्या बेस्ट हमें लगे, कटिंग टैक्स रेट्स, टैक्स रेट्स बेटर है ये, बिकॉज टैक्स रेट से क्या होएगा, इफ वी लुक एट टैक्स रेट्स, लोगों के पास पैसा आएगा, so it might lead to increase in demand। So one step is this,
अदर स्टेप इज अगर गवर्नमेंट पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सो इन दोनों से बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करे, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करे, एक तो जॉब्स क्रिएट होंगी जो रोड्स बना रही है या बिल्डिंग सॉरी बिल्डिंग्स क्रिएट कर रही है. एट द सेम टाइम those infrastructure will lead to boost in the economy. So best option जो होगा इसमें बी ऑप्शन. ओके, पर इसमें साथ साथ क्या है, गवर्नमेंट ने इसमें क्या लिखा है, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. तो दिस इज नेगेटिव पॉइंट. इससे भी अगर हम ऑप्शन देखें, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो बिजनेसमैन है और एनी अदर कंस्ट्रक्शन कंपनी, अब नाउ दे विल बोरो मनी फ्रॉम द बैंक और बैंक से हाई रेट पे मिल रहा है. सो नाउ प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्रोजेक्ट्स वाइबल नहीं रहेंगे, तो फिर से ऑब्वियसली इकोनॉमी रिसेशन हो जाएगी. तो बेस्ट ऑप्शन क्या है इसमें, बी. तो बी इज द आंसर. सो बेसिकली दिस इज हाउ बेसिकली आपकी एनालिसिस. एक तो हमने ऑप्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है, एंड ऑल्सो अब इसमें टॉपिक के आगे इकोनॉमिक रिसेशन. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन से क्या क्या इंटरलिंक टॉपिक्स है, गवर्नमेंट क्या क्या बार बार रेफर करती रहती है. सो दिस विल हेल्प यू आउट इन दिस प्रिपरेशन. तो इसी सिमिलर लाइंस पे वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन. ओके, देन कम्स, आई होप इतना क्लियर है आपको. So now next we have with reference to casual workers employed in India. First of all, जो workers था ये last year बहुत news में था because of labor code, and also casual workers were lot of news because of gig economy जो news में रही है, gig economy, right? Zomato workers and all. तो ये news में बहुत था. तो जो news में obviously यूपीएससी क्वेश्चन न्यूज से लिंक करती है, तो लेबर कोड एंड गिग इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली उससे इंटरलिंक करके इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया, कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया. सो नाउ all casual workers are entitled for EPF. Then we have all casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment, and government can by notification specify that establishment or industry shall pay wages only through its bank account. So basically क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टली क्या पूछा है, लेबर कोड पे, जो लास्ट ईयर लेबर कोड पास किया था, ये डायरेक्टली उसके प्रोविजन है, ये तीनों जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, तो डायरेक्टली उसके प्रोविजन है. तो सिंपल क्वेश्चन था ये, जो न्यूज में था लेबर कोड, बस उन्होंने लेबर कोड की जगह कैजुअल वर्कर्स टर्म मेंशन कर दी. अदरवाइज सिंपली डायरेक्ट करंट अफेयर क्वेश्चन थे. ओके, देन वी हैव, सो इसका आंसर तीनों ही सही थे, डी है इसका आंसर. ओके, सो नाउ कम्स नेक्स्ट. इफ यू लुक, आई होप ये क्लियर, ये बिल्कुल करंट अफेयर, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था. दिस वाज, ये भी आरबीआई करंट अफेयर से था, तो इसको करंट एंड बेसिक से लिंक था ये क्वेश्चन. एंड दिस, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हर साल इकोनॉमिक रिसेशन, जीडीपी ग्रोथ बेस्ड ये क्वेश्चन आते जाता है. एंड आई गेस ये शायद पास्ट ईयर क्वेश्चन ही ना हो, मेरे को जहाँ तक लग रहा है पास्ट ईयर क्वेश्चन है. तो अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन दिया तो आपको वैसे ही पता है इसका आंसर ये है. सो अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो सॉल्व करने हैं, उससे भी आपको कॉन्फिडेंस बहुत आएगा, आपको आइडिया लगेगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस वेरी करता है, कि कभी कभार हिस्ट्री टफ बना देगा, कभी ज्योग्राफी टफ बना देगा, कभी इकोनॉमी टफ बना देगा, पर ओवरऑल पेपर हमेशा बैलेंस रहता है. एक एरिया टफ है तो दूसरा एरिया इजी होएगा. ओके, सो ऑलवेज सॉल्व whole paper of previous year. Then comes, if you look at fourth question, we have other things remaining unchanged. Market demand for good might increase. So basically demand, अगर आपने देखा है लास्ट 2 to 3 years में हर बार आरबीआई की एक रिपोर्ट आ रही है, कॉन्फिडेंस सर्वे रिपोर्ट होती है, वो बार बार एक ही चीज बोल रहा है कि इकोनॉमी रिवाइव क्यों नहीं हो रही, चाहे गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी कर रही है, इवन प्राइवेट सेक्टर इज इन्वेस्टिंग, बट व्हाई इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड. एंड दिस इज अ मेजर चैलेंज जो गवर्नमेंट फेस कर रही है, कि गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या है, डिमांड क्रिएट करनी है. देयर इज अ लॉट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑल्दो कोविड के से सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुई थी, but still सप्लाई रिकवर कर चुकी है, बट व्हाट हैज नॉट रिकवर्ड इज डिमांड. ओके, सो बेसिकली गवर्नमेंट की अब चैलेंज क्या है कि वी हैव टू क्रिएट द डिमांड. अब वो कैसे क्रिएट करें डिमांड, तो यही बेसिकली बजट में देखोगे, इवन क्या कहते हैं सर्वे, सब में यही मेजर्स मेंशन किए डिमांड कैसे इंक्रीज करनी है. सो बेसिकली अगर देखिए डिमांड कैसे, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, then price of its complement increases,
the good is an inferior good and income of the consumer increases, its price falls. तो बेसिकली मार्केट डिमांड कैसे इंक्रीज करनी है, तो अगर हम इसके आंसर देखें तो क्या होएगा बेसिकली, एक तो प्राइस फॉल होगी, ऑब्वियसली डिमांड इंक्रीज होगी, राइट, और प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट में जो इसको इसके साथ एक और चीज, तो जैसे अगर आपने कुछ क्या कहते हैं शेक पीना है, तो शेक के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट्स, अगर इसको मिल्क है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यू नीड अ बॉटल ऑल्सो, तो इसलिए अगर बॉटल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली शेक की डिमांड कम हो रही है, तो मिल्क की भी डिमांड कम होगी, तो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है ऑप्शन, राइट, एंड गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, इससे भी हो सकती है, बट स्टिल हमें जो हमेशा होता है, अगर आप खुद भी ऑब्जर्व करोगे अपनी पर्सनैलिटी में, इवन इन एनी केस इस जनरल, अगर जब भी आप इंक्रीज होती है आपकी इनकम, तो आपके पास पैसा होता है, तो आप हमेशा क्वालिटी गुड बाय करते हो, परचेज करते हो, सो दिस कांट बी एन आंसर। अगर हम एलिमिनेशन से भी देखें, अगर 2 ही नहीं आंसर, तो 2 से तो ये दो एलिमिनेट हो गए, वी लुक एट 3, ये एलिमिनेट हो गया, सो आंसर इज 1 एंड 4। सब्स्टिट्यूट मींस अगर मिल्क का सब्स्टिट्यूट हो गया कुछ मिल्क पाउडर, एक हो गया जो काउ मिल्क आ रहा है, एक हो गया मिल्क पाउडर, तो अगर मिल्क पाउडर का प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली लोग तो मिल्क पे डिपेंडेंट होंगे, सो आंसर इज 1 एंड 4। सो एलिमिनेशन से देखो कितना क्वेश्चन हमें कर रहा है टफ है, पर वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट, थोड़ा सा डिसाइफर करना था क्वेश्चन को, एंड दिस क्वेश्चन वाज इजी। तो इकोनॉमी में क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, पर यू जस्ट हैव टू stay calm and attempt that question. Okay, so this is about economy. ये भी expected question था, urban cooperative banks, ये इतना न्यूज में था ये because of PMC scam, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की वजह से, एंड ऑल्सो इसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट केम अप विद लॉट ऑफ क्या कहते हैं अमेंडमेंट्स इन बैंकिंग रेगुलेशन, कोऑपरेटिव बैंक एक्ट्स, so this was expected question because जो यूपीएससी का इकोनॉमी में फेवरेट टॉपिक है, अब along with एग्रीकल्चर एंड ऑल, एक फेवरेट टॉपिक इनका क्या है, बैंक्स पे हर साल देखो आप क्वेश्चन आते ही जाता है, सो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। ओके, सो इफ यू अगर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो so now if you look at this question, basically what it says with reference to this bank, following statements, they are supervised regulated by local boards set up by the state governments, तो यही फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत होगी इसकी। अगर आपको आइडिया हो, अर्बन गवर्नमेंट, दे आर बेसिकली अर्बन कोऑपरेटिव गवर्नमेंट्स, बेसिकली कोऑपरेटिव गवर्नमेंट्स कहते हैं दो होती है, सिंगल स्टेट में एंड मल्टीपल स्टेट्स। जो मल्टीपल स्टेट्स है दे आर रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सिंगल स्टेट में दे आर रेगुलेटेड बाय स्टेट, along with state they are regulated by RBI, cooperative banks। तो बेसिकली मैनेजमेंट पार्ट स्टेट के अंदर आता है, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, और जो उसकी रेगुलेशन है बैंकिंग एक्टिविटीज, दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है तो इसका आंसर तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया 2 एंड 3। तो देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड जो लास्ट ईयर अमेंडमेंट हुई, अगर आपने इफ यू हैव रेड द करंट अफेयर, सो बेसिकली लास्ट ईयर जो अमेंडमेंट थी उसमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि नाउ दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स, they can issue shares to raise funds because urban cooperative banks are facing NPA issues. So because of this they are not able to mobilize funds. So last year amendment में ये था। So directly elimination से भी हो रहा है question and also current affair भी आता है, still you can attempt this question. So now you have a fair idea कि banks important question है। Okay, so now if you look at 7th, फॉरेन सिंपली है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडिंग एफडीआई, तो एफडीआई में क्या क्या आना चाहिए, तो एफडीआई एज यू नो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो न्यूज, अब ये क्या एफडीआई पे क्वेश्चन पास्ट से भी कैसे डेटाबेस क्वेश्चंस भी आए हैं, तो यू शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयर ऑफ एफडीआई। अगर आप पढ़ रहे हो तो एफडीआई में डेटा कितना एफडीआई आ रहा है हर साल, स्टेडी डिक्लाइन हो रहा है, स्टेडी ग्रोथ हो रहा है और जिगजैग ग्रोथ हो रही है। देन इंडिया का रैंक क्या है ओवरऑल एफडीआई में अक्रॉस द वर्ल्ड। एफडीआई के साथ साथ एक और आता है रेमिटेंसेस, लाइक इंडिया भी वन ऑफ द टॉप कंट्री है। आई गेस इस साल शायद
मैक्सिमम थे, मोर देन चाइना थे। उससे पहले इंडिया सेकंड रैंक था, कि चाइना वाज द टॉप मोस्ट, फिर इंडिया सेकंड था। तो रेमिटेंसेस इन यू शुड बी अवेयर ऑफ कितना एफडीआई आ रहा है हर साल, तो इससे लिंक किया गया फॉरेक्स रिजर्व कितने हमारे। देन ऑल्सो इन्होंने एक बार वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पास्ट ईयर में कि बस ये गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है, क्या कहते हैं, कंपनीज को, एंड ऑल्सो इन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, सो व्हाट दे आर डूइंग, हर सेक्टर में दे आर इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ द एफडीआई, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, बिकॉज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ कि अगर कुछ जैसे कोई मेजर कंपनी, जैसे लास्ट ईयर कोल में था, कोल में 100% एफडीआई कर दिया था, यू शुड बी अवेयर ऑफ कि किस किस में एफडीआई 100% कर रहे हैं, किसमें मैक्सिमम है। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज में था कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर इंक्रीजिंग द शेयर इन एफडीआई इन केस ऑफ रेलवेज ऑल्सो, बिकॉज गवर्नमेंट का एम क्या प्राइवेटाइज करना रेलवेज। तो प्राइवेटाइज करना तो दे हैव टू टैप द फंड्स, तो फंड्स कहाँ से आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ। देन ऑल्सो एफडीआई के साथ साथ और क्या आता है, be aware of sources, कहाँ से मैक्सिमम सोर्स आ रहे हैं। देन ऑल्सो देयर लॉट ऑफ पी नोट्स एंड ऑल, पार्टिसिपेटरी नोट्स, ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं, राइट, डीटीए, डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी एग्रीमेंट। तो दीज आर दी मतलब कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक्ड विद एफडीआई, एंड एफडीआई इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। मेंस में कैसे क्वेश्चन आता है, मेंस में आता है इन्वेस्टमेंट के नाम से, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो एफडीआई का ये सारा आपको, अब देखो एफडीआई टॉपिक भी आ गया, क्वेश्चन भी, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस एफडीआई। ओके, एंड ऑल्सो जैसे फिफ्थ वाला अर्बन कोऑपरेटिव था, इसमें टर्म्स के यूज के इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये भी आपको मीनिंग पता होनी चाहिए इनकी। यू नेवर नो, यही टर्म्स यूपीएससी अगली बार किसी और वे में पूछ ले, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीस टर्म्स आल्सो, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, सो नाउ इफ वी लुक एट दिस, एफडीआई में क्या क्या इंक्लूडेड है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, देखो अब पहले बैंक्स बेसिकली हम मार्केट को हम कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड इनटू टू टर्म्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। एंड इफ यूल सी, अभी भी देखेंगे हम आगे, इफ यूल सी लास्ट 2 to 3 years यूपीएससी कैप मनी मार्केट में तो बैंक्स वगैरह आ गए, राइट, कैपिटल मार्केट पे बहुत फोकस कर रही है यूपीएससी, बॉन्ड्स एंड ऑल पे, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, शेयर्स, इन पे बहुत फोकस कर रही है। ये देखो शेयर्स पे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये बॉन्ड्स आ गया, तो इन पे फोकस है। तो डू स्टडी दिस टॉपिक, कैपिटल मार्केट, बॉन्ड, सेंसेक्स मार्केट, ये सब इनके बेसिक टर्म्स करने हैं, डोंट गो इनटू डेप्थ, जस्ट बेसिक टर्म्स, बिकॉज गवर्नमेंट का एम क्या है कि दे हैव टू रेज दी मनी via debt market, so they are planning for institutionalizing of bond market और strengthen करना है। तो ये उनका वन ऑफ द एम है। आपने पढ़ेगा डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पेपर, तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि हमें बॉन्ड मार्केट स्ट्रेंथन करनी है, इवन लास्ट ईयर बजट में भी अनाउंस किया था। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस नाउ, तो ये गवर्नमेंट का फोकस है, तो जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वही उसी के अकॉर्डिंग यूपीएससी पेपर सेटअप करती है। ओके, तो इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, so now you must be having fair idea कि बेसिकली पास से पेपर को एनालाइज कैसे करना है, बिकॉज ये हमें बता रहा है नेक्स्ट से के लिए टॉपिक्स क्या आएंगे। सो बेसिकली फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, यस, these are also part of FDI कि फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है। देन FIIs with certain conditions, exactly, अगर FIIs आ रही है, if they are investing more than 10%, तो वो उसी को FDI बोलते हैं, एंड if it is less than 10% तो उसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, FIIs। So certain conditions, yes, and I वो FDI बोल रहे हैं। And global depository receipts, yes, this also. But when it comes to non-resident external deposits, these are not counted as FDI. These are just उनकी कहते हैं they just deposit in FC and NR accounts, and government can use this account, जो इसमें पैसा आता है, government can use this for investing in the infrastructure projects. In return, government provides to NRI some interests, but this is not counted as the FDI. Okay, this is just counted as the investment, capital part of the budget, or you can say capital part of BOP, balance of payment.
आई होप क्लियर. सो दिस क्वेश्चन सिंपली 1 2 3 बेसिकली इसमें क्वेश्चन रहता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ FCNR अकाउंट, बेसिकली BOP वाला टॉपिक जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो देखो कितने अच्छे से यूपीएससी ने पेपर सेटअप किया हुआ है. पर हाँ, इफ यू प्रैक्टिस मतलब दीज एरियाज आइडेंटिफाई करके अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा. ओके देखो बॉन्ड आ गया ना फिर से. सो दिस इज ये फेवरेट टॉपिक इमर्ज हो रहा है इनका. इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड डील्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. ये तो न्यूज में रहते रहता है. अभी अगर आप पढ़ रहे होगे न्यूज़पेपर लास्ट वीक ऑल्सो, लास्ट वीक और 2 3 डेज बैक ये फिर से न्यूज में था कि यूएसए का फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कम करती है या इंक्रीज करती है, समथिंग वाज लाइक दैट. तो बेसिकली उससे क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट की फंडिंग इम्पैक्ट हो रही है, जो FDI इन्वेस्टमेंट आएगी उससे अब फर्दर क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया का बॉन्ड मार्केट इफेक्ट होगी एंड ऑल्सो इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी इफेक्ट होगी. तो दैट्स वाई अब पूरा इंडिया वेट करेगी जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में RBI की जो मॉनिटरी पॉलिसी आएगी तो क्या होगी. और वो सारी इन्फ्लुएंस किससे होगी, बिकॉज ऑफ एक्शंस ऑफ US फेडरल रिजर्व. बिकॉज US अगर देखो अगर इंटरेस्ट रेट कम करता है तो बेसिकली आप इन्वेस्टर इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है तो आपके इन्वेस्टर क्या करेंगे, वो दूसरे कंट्रीज में जाएंगे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है. पर इनकेस अगर USA के जो फेडरल रिजर्व है, जो RBI है, उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे रहा है तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टर्स फिर US में ही रहना प्रेफर करेंगे. दे वोंट कम टू इंडिया टू इन्वेस्ट. तो इस केस में इंडिया की इन्वेस्टमेंट इफेक्ट हो रही है तो बॉन्ड भी इफेक्ट होगी. बिकॉज बॉन्ड्स की डिमांड नहीं रहेगी, FDIs आ रही है, बॉन्ड की डिमांड नहीं होगी तो बॉन्ड की यील्ड इफेक्ट हो जाएगी. ओके देन एक्शंस ऑफ RBI ये भी इफेक्ट करता है. अगर देखो है क्या, बैंक से आप बोरो कर सकते हो या फिर आप बॉन्ड मार्केट से, राइट. तो अगर बैंक अगर आपको हाई इंटरेस्ट लो इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है पैसा तो आप बैंक से प्रेफर करोगे. अगर आपको बॉन्ड से हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आपने बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया, बॉन्ड बाय कर लिया, पर आपको इंटरेस्ट रेट हाई मिल रहा है तो आप बॉन्ड ही प्रेफर करोगे. तो ये बेसिकली आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करता है, बैंक रेट. तो एक्शंस ऑफ RBI भी इफेक्ट करेगा. एंड सेम वे इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स. यू शुड बी अवेयर ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो. व्हाट इज इन्फ्लेशन, राइट? Inflation is basically general increase in the price of goods. Okay, so relative to the month of the last year. So all these things. So simple question था ये 1 2 3. So even if you are not aware of the technical concepts, you can still apply the knowledge because newspaper की चीजें है ये. न्यूज़पेपर में यही एनालिसिस आई होती है, इन्होंने बस उस एनालिसिस से उठा के क्वेश्चन फ्रेम कर दिया. तो इवन इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर properly, diligently, then you'll be able to attempt many of the questions, even if you are not aware of the topic. because यही बातें चल रही होती है न्यूज़ में. ओके मतलब एक प्रॉपर एक जो एक पेज आता है, जैसे इफ यू आर रीडिंग हिंदू, हिंदू में एक प्रॉपर इकोनॉमी वाला पेज आता है, 10 या 11 नंबर जो भी पेज नंबर होता है. तो यू विल फाइंड वहाँ पे बहुत सी एनालिसिस दी होती है, यही एनालिसिस दी होती है. तो रीड दोस एनालिसिस एंड इकोनॉमी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे. इवन देन व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड इकोनॉमी वेरी इंटरेस्टिंग. जो एक फियर होता है ना इकोनॉमी को लेके, वो भी रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके देन if you look at eighth question, effect of devaluation of a currency, simply it is talking about exchange currency topic, right? the exchange currency में devaluation, depreciation, appreciation, valuation ये सब है. तो devaluation है जो गवर्नमेंट खुद मैनिपुलेट करती है. it is not based on the demand and supply base. Alright, तो बेसिकली ये न्यूज में बहुत रहता है बिकॉज चाइना इज नोन फॉर सच थिंग. चाइना अपनी एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए करते हैं, डिवैल्यूएट कर देता है अपनी करेंसी को, राइट. तो बेसिकली इसका वही चाइना क्या करते हैं एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए, वही सेम फर्स्ट पॉइंट है, टू इंप्रूव द कम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट. देखो यूपीएससी ने चाइना वाला उठा के क्वेश्चन फ्रेम कर दिया. तो फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट. इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. रॉन्ग. डिवैल्यूएशन हो रही है तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है. इट इंप्रूव्स द ट्रेड बैलेंस. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज अब डिवैल्यूएशन कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है नो डाउट, पर शॉर्ट टर्म अगर आपकी जो प्रोडक्ट है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी क्वालिटी नहीं होगी, चाहे डिवैल्यूएशन भी कर दो, स्टिल आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं रहेगी. चाइना तो चलो क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है इसलिए वो कर पाता है, पर फिर इंडिया ये स्टेप करे, इंडिया की
इतना फर्क नहीं पड़ेगा एक्सपोर्ट पे, बिकॉज इंडिया के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी नहीं है, हमारी क्वालिटी बहुत कम है। कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, तो हमारा ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रैंक अराउंड 43 है, सो वी लैक इन केस ऑफ कम्पिटिटिवनेस। ओके, सो बेसिकली ऑप्शन क्या इसका 1। हाँ, अगर इसमें 1 and 3 होता देन यू कुड हैव गॉन फॉर दिस ऑप्शन आल्सो, बट क्योंकि वो उसमें दो ऑप्शन होगी, क्वालिटी बेस्ड अगर इंक्लूड कर रहे हो कि नहीं, वो डिस्क्रिप्शन आ जाती है यूपीएससी की, पर इसमें यूपीएससी ने वो डिस्क्रिप्शन हटाई दी, तो 1, ये 1 and 3 ऑप्शन है ही नहीं, इज जस्ट अबाउट 1 ओनली, तो 1 आंसर है। पर हाँ, कभी कभी ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे वो फिर यूपीएससी की डिस्क्रिप्शन होती है, पर डोंट वरी, मेजरली क्या होता है, यूपीएससी कोशिश यही करती है किसी क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी ना रेज हो। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू हैव टू अटेम्प्ट। तो बेसिकली इसमें जो एनालिसिस और क्या करना है आपको, एक तो डिवैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए, और डिवैल्यूएशन क्या क्या रही न्यूज़पेपर में इतना चल रहा है, जैसे आजकल अभी के यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है, इंडिया की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर रही है, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ डेप्रिशिएट एंड डिवैल्यूएशन, डिफरेंस पता होना चाहिए, एंड आल्सो competitiveness ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स। तो इसमें आपको यू शुड बी अवेयर ऑफ कि जैसे आप मेंस के लिए पढ़ोगे ये एक फैक्ट, यू शुड बी अवेयर ऑफ ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द रीजन बिहाइंड लो एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। राइट, देन आल्सो ट्रेड बैलेंस आ गया टॉपिक, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ट्रेड बैलेंस में, तो बेसिकली ट्रेड आ गया, यू शुड बी अवेयर ट्रेड में क्या होता है, विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, एंड आल्सो मैक्सिमम शेयर किसका है, मैक्सिमम शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट इंडिया का मैक्सिमम शेयर किसका है, इंपोर्ट में मैक्सिमम शेयर किसका है, एंड मोरओवर ये डेटा पता होना चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, बिकॉज अभी न्यूज में बहुत चल रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, बिकॉज ऑफ यूक्रेन के और सप्लाई चेन इफेक्ट हो गया। सो नाउ अगेन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टैप द एक्सपोर्ट मार्केट, स्पेशली इन केस ऑफ वीट एंड कॉर्न एरिया, बिकॉज इसका मेजर सप्लाई अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सपोर्टर कौन था, यूक्रेन एंड रशिया बोथ, पर यूक्रेन रशिया की वॉर की वजह से कर रहा है, ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया। सो नाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टैप दिस मार्केट ऑफ वीट एंड कॉर्न, और अभी वैसे ही हमारा राबी सीजन होके हटा है, तो अभी वीट हार्वेस्टिंग होने वाली है, तो वीट प्रोडक्शन है, तो वी कैन एक्सपोर्ट ऑल्सो, तो इससे जो पैसा आएगा वी कैन टैप इट, वी कैन यूज दैट मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। सो बी अवेयर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का चेंजेस क्या आ रहे हैं, क्या आपको सर्वे या बजट में मिल जाएगा, पर क्वेश्चन आएगा इस पे, क्या कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, बिकॉज एक्सपोर्ट इंपोर्ट फिर से इफेक्ट हो गया, इम्पैक्ट हो गया बिकॉज ऑफ दिस। ओके, देन आई गेस ये सारे इकोनॉमी क्वेश्चन है ना। ओके, नेक्स्ट कम्स, which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India? Effects of black money, ये बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप सिक्योरिटी टॉपिक में पढ़ते हो black money topic, even in case of economy you also study when you study about taxation topic, so simple question है about effects। So let's see options क्या है, diversion of resources to the purchase of real estate and investment luxury housing, yes, एक ये भी है ऑप्शन दे देते हैं, क्या कहते हैं ब्लैक मनी इज बीइंग यूज्ड टू बाय द लैंड्स और रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, यस, गोल्ड की डिमांड, सारा ब्लैक मनी कहाँ जा रहा है, गोल्ड, इतना गोल्ड है लोगों के पास, वो आया कैसे, सारा ब्लैक मनी है। देन लास्ट donation to political parties and growth of regionalism, yes, even this is the one of the cause। then loss of revenue to the state exchequer to the tax division, ये भी है। so देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, देखो चारों इफेक्ट है, तो ऐसे केस में अब देखो हमें बेस्ट ऑप्शन क्या चूज करना है, यहाँ पे थोड़ी डिस्क्रिप्शन आएगी नो डाउट, बट वी हैव टू फाइंड द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज चारों इफेक्ट्स है, बट इसमें लिखे मेन कॉज ऑफ वरी बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी, तो मेन कॉज ऑफ वरी क्या, बेसिकली डिमोनेटाइजेशन की वजह से जब गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे, नोट बैन वगैरह किया, तो गवर्नमेंट ने मेन कॉज क्या कहा था कि हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कम हो रहा है, कि वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है, अराउंड 17% ही है, राइट, हमारा इतना टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, एंड हमारा टारगेट है 22%,
इसमें भी मेजर शेयर किसका, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो इसमें अगर मैं बेस्ट ऑप्शन देखूं तो आई वुड फाइंड दिस। ऑल्दो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है कि मतलब एग्जाम हॉल में आई नो प्रेशर होता है, यू वोंट मतलब वी आर हार्डली एबल टू आइडेंटिफाई विच इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन में आई वुड सजेस्ट यू कि आप छोड़ दो। अगर आप मतलब आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ बेस्ट ऑप्शन डी होएगा तो अटेम्प्ट करो, अदरवाइज लीव लीव सच क्वेश्चंस। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन में ऑल्दो आप यू विल फील ट्रैप। ट्रैप कैसे, आपको लगे ये तो क्वेश्चन ईजी है मुझे आना चाहिए, पर अगर आप क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, बिकॉज यू मे ऑल्सो फील कि पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन ये भी कॉज हो सकता है, बिकॉज बॉन्ड्स भी न्यूज में रहे, तो ये भी आंसर हो सकता है, राइट। रियल एस्टेट मार्केट ये भी न्यूज में इतना रहता है, तो ऐसे केस में रहता है इट्स बेटर टू लीव सच क्वेश्चंस, बिकॉज यहाँ पे ओके कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये कि आप कुछ भी आंसर हो सकता है इसका। बट व्हाट आई फील आंसर शुड बी डी, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। बट यस क्वेश्चन आंसर में वेरी, हमने यूपीएससी जब आंसर किया कि ओनली देन वी कैन से विच इज द बेस्ट ऑप्शन। सो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो, या फिर अगर ऐसे क्वेश्चन तब करो अगर आपने किसी की स्टेटमेंट सुनी हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी की या फिर प्रेसिडेंट कोविंद नाथ की या फिर फाइनेंस मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर ने किसी ने स्पेशली आके स्टेटमेंट दी हो, अगर वो आपको याद हो तो अटेम्प्ट कर लो, तो हाँ चलो उसके हिसाब से ये था। अदरवाइज ये ट्रैप वाला क्वेश्चन है। ओके, सो नाउ दिस, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये तो। मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो फिर बैंक्स का टॉपिक है, मनी मार्केट, बैंक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, तो मनी मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है बेसिकली, बेसिकली व्हाट इज मनी मल्टीप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए। मनी मनी मल्टीप्लाई इज नथिंग, आप देखो बैंक है, बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हो, राइट, वो 10 रुपीज हो गया। अब बैंक क्या करेगा उस 10 रुपीज को, उसको क्या करेगा आगे लोन प्रोवाइड कर देगा कि 10 10 10 और ये 10 कर देगा। उसको पता है मेरे पास 10 रुपीज है, पर स्टिल मैं उस 10 को एज अ 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो वो कह रहे हैं मनी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली मनी मल्टीप्लायर इज। तो बेसिकली कैसे हो सकता है ये, बेस्ट ऑप्शन इज टू इंक्रीज द बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल, बिकॉज जितना गवर्नमेंट के बैंक के पास पैसा है, गवर्नमेंट सॉरी बैंक उतना आगे उनको लेंड कर सकता है। जितना लोगों को लेंड कर रहा है वो क्या हो रहा है, मनी मल्टीप्लाई हो रहा है। उसकी वैल्यू अभी 10 थी, पर अब क्या होगी, इसकी 40 होगी, फिर आगे वो हो सकता है किसी और को लेंड कर दे। तो ऐसे क्या हो रहा है, मनी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो है ये प्रीवियस क्वेश्चन है, उसका बेस्ट इसका आंसर ये बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल, ये गवर्नमेंट का एम है बेसिकली। सो प्रीवियस क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, इफ यू हैव रेड द बेसिक्स you would be able to attempt the questions। अगर हम देखें we have attempted around 10 questions, तो I don't think so 10 questions में apart from this question main cause of worry to the government of India, बाकी सारे क्वेश्चन अगर आप बहुत कामली अटेम्प्ट करोगे तो यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। किसी में कोई बहुत चैलेंजिंग नहीं था, ऑल दी क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेबल। इट्स जस्ट यू हैव टू कीप योर माइंड काम एंड जस्ट हिट योर बेसिक्स, इट्स ऑल अबाउट योर बेसिक्स, and apply those basics while reading the newspaper or any topic that you read in your books. Apply those basics, analyze the topic from those basics angle. This will help you in case of preparation. Okay. देखो इसमें भी फिर से if you look at 10th question, which one of the following is likely to be most inflationary in its effect? अगेन यूपीएससी ट्रैप में कोशिश कर रहा है मोस्ट इन्फ्लेशनरी। तो अगर हम देखें रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, तो अगर गवर्नमेंट पब्लिक डेट को रीपे कर रहा है तो क्या हो रहा है, लोगों के पास पैसा आ गया। सो इंक्रीज इन मनी supply in the public, it will also cause inflation and borrowing from the public to finance a budget deficit। अब हमने लोगों से पैसे लिया तो उसकी लोगों के पास पैसा खत्म, तो ये तो डिफ्लेशन ही कॉज करेगा, पैसे ही नहीं लोगों के पास। इन्फ्लेशन होता है कि लोगों के पास पैसे और डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो ये तो है ही नहीं। देन बोरिंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, अगर बैंक से ही बोरो कर लेंगे फिर से लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। Then creation of new money to finance a budget deficit, yes this is the most inflationary। ये हमने फेस भी किया था अराउंड 1990s में, आई गेस 96 के अराउंड, जिसके बाद गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था या आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, मनी प्रिंट करना है बट हैज टू बी प्रिंटेड विद सम कंडीशंस। तो अगर अगर देखो आपके पास मार्केट में 100 रुपीज ऑलरेडी है और गवर्नमेंट क्या करती है, ऑलरेडी प्रिंट करके न्यू
करेंसी प्रिंट करके 20 रुपीज और क्रिएट करें, सो 120 रुपीज हो गए मार्केट में अवेलेबल लोगों के पास और पैसा हो गया, तो डिमांड इंक्रीज हो रही, तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू मैक्सिमम इन्फ्लेशन। इसमें क्या हो रहा है कि जो वही पहले 90 था, 10 हमने लैंड कर रखा था गवर्नमेंट को, और वो 10 वापस आ गया, तो मार्केट में सिर्फ 100 रुपीज है। इस केस में क्या 100 भी और एडिशनल 20 भी है, तो 120, सो इट विल लीड टू मैक्सिमम इन्फ्लेशनरी। सो आंसर इज डी। और ये भी आएगा, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था इकोनॉमी में, दो तीन चार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे, प्रीवियस ईयर तो सिमिलर लाइंस पे थे, राइट। तो देखना अगले साल भी आपको जो आपने ये 10-11 क्वेश्चंस के इकोनॉमी के, वही सिमिलर लाइंस पे मिलेंगे आपको, राइट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू लुक एट फिर रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉस्ट। तो इन्फ्लेशन देखो, इन्फ्लेशन पे 3 बार क्वेश्चन आ गया इस बार, एक इन्फ्लेशन, दूसरा इन्फ्लेशन, एक ऊपर भी इन्फ्लेशन पे था। तो इन्फ्लेशन, ये भी क्यों इन्फ्लेशन भी क्यों आ रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट इज फेसिंग चैलेंज इन टैकलिंग इन्फ्लेशन। अभी अगर आप देखो इन्फ्लेशन कितना है बेसिक, जो टारगेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, इट इज 4 ± 2। सो इस ब्रैकेट में बेसिकली 2 to 6% के ब्रैकेट में इन्फ्लेशन रेट हैज टू बी देयर। तो आरबीआई की पॉलिसी ये इंश्योर करता है। So, और इन्फ्लेशन जीरो कम भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी नीड सम इन्फ्लेशन ऑल्सो फॉर ग्रोथ, बिकॉज दिस इज फेमस कोट, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ गो हैंड इन हैंड, so we need some inflation also. Those, okay, but at this time, if you have been reading newspaper in the past 1 month, what is the challenge that government is facing, even RBI, that CPI is more than 6.1%. It's around this one, 6.1, 6.2, so it is above the bracket of 6%. And also another, if you see WPI and all wholesale, this is hovering around 11%. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इन्फ्लेशन, अगर टॉपिक आ गया तो यू शुड बी अवेयर ऑफ सीपीआई। सीपीआई में क्या फैक्टर्स कंसिडर करते हैं और किस फैक्टर्स को कितनी वेटेज है, एंड ऑल्सो किसने कौन पब्लिश करता है, और इसका बेस ईयर। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। सेम विद द केस ऑफ डब्ल्यूपीआई, इवन न्यूज में क्या रहता है, आईआईपीए रहता है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन, दिस, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन देखो आ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन पे भी आएगा क्वेश्चन, बिकॉज लास्ट 1 मंथ से गवर्नमेंट ट्राई करेगी इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ इन्फ्लेशन कैसे चेक करना है, कैसे कंट्रोल करना है। ओके, तो यही क्वेश्चन है बेसिकली। ये टॉक्स अबाउट डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज, कैसे कॉज कर सकते हैं। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, बेसिकली लोग डिमांड कर रहे हैं, तो अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी होगी तो हमारी क्या होगी, आरबीआई फॉलो कर रही है, तो लोगों को पैसा दे रही है, तो ऑफ कोर्स लोगों के पास पैसा आ रहा है तो डिमांड होगी। एंड फिजिकल स्टिमुलस टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। एक्सपेंशनरी का मतलब क्या है, फिजिकल का मतलब क्या है। फिजिकली गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है, तो गवर्नमेंट पुश कर रही है, तो गवर्नमेंट स्पेंड करे, लोगों को पैसे दे रही है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, राइट, देन प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, राइट, जिसमें किसानों को पैसा दे रहे हैं। तो ऑल दिस, इससे क्या हो रहा है, फिजिकल स्टिमुलस, गवर्नमेंट पैसा दे रही है लोगों को, तो उस लोगों का पैसा आ रहा है तो डिमांड इंक्रीज होगी, तो इन्फ्लेशन अगेन, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, यस, अगर हम जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर से लोगों के पास पैसा आ गया, फिर से इंक्रीज होगी। एंड हायर परचेजिंग पावर, सेम, यस। देन राइजिंग इंटरेस्ट रेट, इससे क्या होएगा, अब देखो राइजिंग इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो लोगों के पास अब पैसा कम होएगा, तो दे वोंट बी एबल टू बोरो और लेंड मनी फ्रॉम दी बैंक्स। तो इससे क्या होएगा, लोगों का पैसा कम है, तो दे वोंट बी एबल टू डिमांड नहीं करेंगे प्रोडक्ट्स की, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4, बट यूपीएससी 1 2 3 4 देखे तो इट सेज डी ऑल्सो। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसको देख लेना, पर होना नहीं चाहिए वैसे। फिफ्थ, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, आपको क्या लगता है होना चाहिए इंटरेस्ट रेट से, व्हाट डू यू थिंक, यू कैन स्पीक ऑल्सो।
आई थिंक राइजिंग इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि उससे तो पैसा कम हो जाएगा, मनी सप्लाई। हाँ और पता नहीं। पता नहीं यूपीएससी ने ऑप्शन ही ऐसा फ्रेम किया। तो चलो मतलब अगर लकी है कि मतलब यूपीएससी ने 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 नहीं डाला, उससे तो अटेम्प्ट हो रहा है ये हाँ क्वेश्चन। पर अगर डाल देते फिर हाँ कंफ्यूजन होती। आई गेस या फिर गलती से उनसे डल गया होगा, बाकी यू नेवर नो। बाकी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी हाँ, बाकी इसमें देखो यूपीएससी ने क्या किया, जो इन्फ्लेशन के जो आप कॉजेस पढ़ते हो ना, कि इन्फ्लेशन को टैकल कैसे करना है, इसलिए कैसे होता है, इट डील्स विद मॉनेटरी पॉलिसी से आप इन्फ्लेशन चेक करते हो, देन थ्रू फिस्कल पॉलिसी आप उसके थ्रू चेक करते हो, देन ऑल्सो इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें आप वेजेस इंक्रीज कर रहे हो। तो देखो ये तीनों फैक्टर यूपीएससी ने एक ही क्वेश्चन में फ्रेम कर दिए। ऑल्सो देयर इज वन मोर फैक्टर जो इन्फ्लेशन जो डिटरमाइन करता है, इट इज हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वो भी इफेक्ट करती है। तो राइट, तो देखो अब आपको देखो ये रिवीजन भी होगी इस क्वेश्चन के थ्रू, तो आपको ये फैक्टर्स ही याद रखने हैं। तो ये कीवर्ड्स भी याद कर सकते हो आप। देखो इसमें अगर इन केस यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ भी लेती है कि इन्फ्लेशन कॉज कैसे हो रहा है, क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करता है, सो नाउ यू हैव दीस कीवर्ड्स आल्सो, you can use these keywords also. Yes, you have to write बस आगे एग्जांपल या डेटा, बेसिकली इकोनॉमी में तो आपको डेटा यूज करना पड़ता है, तो डेटा प्रोवाइड करता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा है। तो पर हाँ मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, तो देखो आई डोंट थिंक सो इकोनॉमी लास्ट ईयर जो कह रहे थे टफ थी, पर स्टिल अगर 12 क्वेश्चंस में से हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस, राइट, चाहे अगर थोड़ा टफ हमें लग भी रहा था। ओके, नाउ लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कितने इकोनॉमी के, 1 2 3 4, अच्छा बस इतनी ही है। सो दे वर अराउंड 16 क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी, 6 क्वेश्चन डाल रहे हैं। ओके, सो विद द रेफरेंस टू इंडिया, following statements: retail investors through demat account can invest in treasury bills and government of India debt bonds in primary market. Negotiated dealing system order matching is a government securities trading platform of the RBI. तो देखो ये बिल्कुल ही फैक्चुअल है, ये तो हार्डली किसी को पता होगा। इसने अगर मतलब आरबीआई का पेपर या बैंक वगैरह पेपर है तो उससे पता होगा कि हाँ ये गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है एंड विच इज अंडर आरबीआई या कोई और किसी के अंडर, उसे तो पता होगा। हाँ, फ्रॉम यूपीएससी एस्पिरेंट वी कैन एक्सपेक्ट कि सेकंड के बारे में से पता होगा। देन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जॉइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई एंड बीएससी। ये भी मतलब अगर आपने आज जैसे आरबीआई टॉपिक उसमें सब्सिडरीज पढ़ रखा है, तो आप जो उसके सब्सिडरीज आरबीआई की है तो चलो आप गेस कर सकते हो ये दो ऑप्शन। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला है ये, कि मतलब ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, हार्डली कोई पढ़ता है। आई डोंट थिंक सो ये कोई यूपीएससी वाला इसके बारे में पढ़ेगा। अगर करंट अफेयर में कुछ था न्यूज में देन यू माइट हैव स्टडीड, पर अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कोई होगा। पर हाँ इसका आंसर मुझे जहाँ तक याद है कि इसका इसका ये नहीं था, क्या कहते हैं, सेंट्रल आरबीआई के अंडर नहीं आता, ये किसी और के अंडर आता है। क्या आरबीआई गवर्नमेंट है या बीएससी या एक और ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे इतना याद है कि इसका ये नहीं था, थर्ड ऑप्शन नहीं था। बाकी ये तो आई डोंट नो। तो बेसिकली अब इसमें आपको कैसे एनालाइज करना है, मतलब आंसर जो मुझे याद है इसका आंसर 1 और 2 था, पर इसको एनालाइज कैसे करना है, अब इसमें कीवर्ड्स क्या क्या है। रिटेल इन्वेस्टर्स, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या है, इसीलिए कैपिटल मार्केट आ गया। कैपिटल मार्केट में यू शुड बी अवेयर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स कौन है, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये एक अनदर टर्म होती है। तो ये पता होना चाहिए आपको इन्वेस्टर्स के टाइप्स, एंजल इन्वेस्टर्स, ये भी पता होना चाहिए। देन इट टॉक्स अबाउट डीमैट अकाउंट, तो डीमैट अकाउंट पता होना चाहिए। देन ट्रेजरी बिल्स, ये तो पता होना चाहिए ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स देयर डिफरेंट टाइप्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, 81 डेज, 91 डेज, देन 180, 2 डेज, तो ऐसे है। देन 360 डेज। तो ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रेजरी बिल्स, कौन इशू करता है, कौन इंचार्ज है, आरबीआई के अंदर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, राइट। देन दे आर पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट्स, राइट। हम क्या करते हैं, जैसे अगर मैं शेयर बाय करने जा रहा हूँ तो आई कैन बाय ओनली इन सेकेंडरी मार्केट, आई कैन बाय इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कौन बाय कर सकते हैं, दिस इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ये
कीवर्ड्स आपको निकाल के रखने हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ भी जाए नेक्स्ट ईयर तो यू शुड बी अवेयर ऑफ, राइट। तो और ये तो डायरेक्टली फैक्चुअल था कि नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अंडर आरबीआई। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था दिस। पर इस फैक्चुअल क्वेश्चन को भी वो नहीं करना कि अच्छा ये क्वेश्चन अगले साल नहीं आएगा, इसमें से भी हमें कीवर्ड्स उठाने हैं कि एक तो इसी एम्फसाइज करे कैपिटल मार्केट एंड वेरियस कीवर्ड्स जो मैंने आपको भी बताए, तो ऐसे इसको एनालाइज करना है, right? Let's look at 15th question. It says basically in India the central banks, वही आरबीआई आ गया, देखो आरबीआई आ रहा है, it act as the lender of last resort. Yes, ये तो हम पढ़ते ही हैं. It usually refers to which of the following: lending to trade and industry bodies, ये तो वैसे ही wrong है. RBI never lends to trade and industry bodies, right? It lends only to banks and government. Then providing liquidity to the banks having temporary crisis. Yes. Lender to last resort करते हैं basically banks को provide करता है ये. जब banks को कहीं और से पैसा नहीं मिलता, क्या होता है, बैंक्स दूसरे बैंक से बोरो कर सकता है, या फिर इट कैन रेज मार्केट वाया कैपिटल मार्केट बाय इशूइंग बॉन्ड्स. अगर यहाँ से भी अच्छा रेट नहीं मिल रहा, यहाँ से भी नहीं मिल रहा, देन इट गोज टू आरबीआई, जहाँ पे वो रेपो रेट के बेसिस पे उसको इशू करता है, राइट. देन लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, नहीं ये भी नहीं है, बिकॉज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ये टर्म है फॉर द बैंक नॉट फॉर गवर्नमेंट. ऑल्दो वो लेंड करता है गवर्नमेंट को, but this term is only in the case of banks. So you should be aware of this. ये यूपीएससी लास्ट 2 ईयर से पूछ रही है ऐसे कीवर्ड्स. जैसे इस बार इन्होंने लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पूछा, एक बार पहले इन्होंने सर्विस एरिया स्कीम पूछा था. सर्विस एरिया जो पॉलिसी थी पहले कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक अलॉट करेंगे, उसको एक एरिया मिलेगा जो उसको सर्विस करना है. लीड बैंक स्कीम, हाँ सॉरी, अंडर लीड बैंक स्कीम उसके अंदर होता है सर्विस एरिया अप्रोच, ये क्वेश्चन था. हाँ, तो ये जो कीवर्ड्स है बैंक्स वाले, ये यूपीएससी पूछ रही है. तो उस बैंक्स तो न्यूज़ में रहते हैं, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ बैंक्स के बारे में. एनपीए कितना है, प्रोविजनिंग रेशियो कितना है उसका. देन इवन एनपीए के केस में मैक्सिमम शेयर किसका है, पब्लिक सेक्टर बॉडी है, प्राइवेट सेक्टर बॉडी. देन वी आल्सो गोइंग फॉर सेटिंग अप न्यू टाइप्स ऑफ बैंक्स, पेमेंट बैंक, राइट, डिफरेंट सेट ऑफ बैंक्स. देन रीजनल रूरल बैंक्स भी हम और प्रमोट कर रहे हैं. देन कोऑपरेटिव्स पे हम चेक कर रहे हैं. So there are different types of banks. So you should be aware of. आजकल क्रिप्टो बैंक से मर्ज हो रहे हैं, क्रिप्टो बैंक्स. देन ऑल्सो अगर इसी से एक और टॉपिक देखें, बैंक्स में अब क्रिप्टो करेंसी इतना न्यूज में है, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग इट्स ओन डिजिटल करेंसी. ये बजट में अनाउंस किया था. सो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस डिजिटल करेंसी. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज डिजिटल करेंसी, इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या नेगेटिव्स है, एंड इस पे इकोनॉमी क्या इम्पैक्ट है. एक प्रॉपर एनालिसिस तैयार होनी चाहिए आपको. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो अभी हमारे पास जो करेंसी है, जो हम नोट्स या कॉइन्स यूज कर रहे हैं, एंड डिजिटल करेंसी. ऑल्सो डिजिटल करेंसी एंड जो बैंक्स में होते हैं, जो बैंक्स में हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है. यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज डिफरेंसेस. क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि डिजिटल करेंसी, अच्छा इसको डिफरेंस बताओ, या कोई इससे रिलेटेड कोई कमेटी सेटअप की हुई है अगर गवर्नमेंट ने, तो दे कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दिस दैट आल्सो. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ हर चीज. या जो भी आपको इसके रिलेटेड फैक्ट्स मिलता है ना, आपने एक ही सोर्स जो भी करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो वो और न्यूज़पेपर बस वही फॉलो करना है. उसके बाहर कोई करंट करंट का फैक्ट आता है, छोड़ दो. देयर इज ऑलवेज अ लिमिट टू लर्न एंड रिवाइज. तो उस पे ध्यान नहीं देना. ये उसी सोर्स में जो भी आपने सोर्स उठाया उस पे आपको अगर मिल रहे हैं इससे रिलेटेड कोई फैक्ट्स वगैरह, तो उतना ही पढ़ना है. अगर हाँ उसके नोट्स में ये डिजिटल करेंसी वाला टॉपिक नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, तो थोड़ा सा सर्च कर लेना, तो सो दैट यू हैव अ बेसिक आइडिया कि even if question comes, you can at least try to attempt that question. So this is, तो यहाँ पे यूपीएससी ने ऐसे हिंट छोड़ दिया कि अगले साल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. ओके, देन कम्स वाटर क्रेडिट. अब देखो मैंने कहा था आपको दे आर 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन क्या होते हैं जो यूपीएससी एक्सपेरिमेंट करती है. एंड जो ये वाला क्वेश्चन है वाटर क्रेडिट, आई डोंट थिंक सो ये मतलब किसी को आता होगा. अगर करंट में किसी ने पढ़ा है तो किसी एक दो इंस्टीट्यूट के होंगे. मेजरली लोग विजन एंड ऑल फॉलो करते हैं, तो उसमें नहीं था ये. अगर होएगा तो देख लेना.
ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी करती है, मतलब एक्सपेरिमेंट, और इस पेपर में थे बहुत सारे। तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था, राइट। और इसका आंसर बेसिकली ये रॉन्ग था कि इट इज नॉट इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड WHO एंड वर्ल्ड बैंक। ये गलत था बस, इसमें बाकी ये सही था। बाकी आप गेस भी कर सकते थे, इसमें एक्चुअली फंसने वाला क्वेश्चन यही था। देखो, अगर वाटर क्रेडिट क्या होगा, आप क्रेडिट प्रोवाइड करो सो दैट यू कैन परचेज वाटर। सिंपल टर्म्स, लेमन टर्म में अगर देखें तो simply it says it puts microfinance tools to work in the water and sanitation sector, right? Then it aims to enable the poor people to meet their water needs without depending on subsidies, right? तो ये तो ऑप्शन तो हो ही सकते हैं, यहीं पर या फंसोगे कि किसने स्टार्ट किया था, WHO ने, वर्ल्ड बैंक ने, विच एवर बॉडी जिसने भी स्टार्ट किया था ये, तो यहाँ फंस सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कहते हैं डोंट गो आफ्टर ब्लाइंड गेसेस, करना ही नहीं है क्वेश्चन, इसको छोड़ दो बस। ओके, बेसिकली ये WHO ने स्टार्ट किया था, बट नॉट, क्या कहते हैं, हाँ, वर्ल्ड बैंक। WHO with some NGO, basically it was water.org, उसने स्टार्ट किया था ये। सो दिस इज, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, छोड़ दो बस, हाथ पाँव मारो ही मत। ये अब देखो, इसमें बहुत गट्स चाहिए होते हैं आपको छोड़ने के लिए, पर छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो आपने अगर इसमें तुक्का मार दिया कि नहीं है, 1 and 3 आंसर है और आंसर 1 and 3 है, चलो किस्मत ही अच्छी है, हो गया। बट 99.99% रहेगा आपका गलत होएगा। तो देखो कहाँ 2 नंबर छोड़ने थे और अब कितने जाएंगे आपके, 2.67 मार्क्स। तो यू कांट अफोर्ड दिस 0.67, इवन 0.1 मार्क्स is very important in case of prelims. So learn to leave questions while practicing mock tests. So mock test का aim, ये mock test का आपका aim ये नहीं होना चाहिए कि you have to score full marks, maximum marks. No, don't ever look at the score of your test. उस पर हमारा फोकस क्या होगा कि we have to develop our own strategy to attempt the paper. हमें वो करना है, उस पर फोकस करना है कि हम फाइनल पेपर में हमारी ये स्ट्रैटेजी होगी। ऑल्दो लास्ट डे पे, अल्टीमेटम डे पे हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पर मेजरली हमारी स्ट्रैटेजी हमें क्लियर होनी चाहिए। जब हम पास से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें एक स्ट्रैटेजी एक डेवलप हो जाएगी। मॉक टेस्ट कर लोगे तब भी डेवलप होगी, तो हमें वो स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करना है, चाहे यूपीएससी जैसे मर्जी प्रेशर डाले आपके ऊपर पेपर के टाइम, but you will have to stick to that strategy. Only that strategy will help you out. So आपका while practicing test एम होना चाहिए कि मेरे को क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। सोचो, पेपर को एनालाइज करो कि सोचो कि अगर ये क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे आई गॉट स्टक इन दैट क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो मैं क्यों फंसा, गेस कर रहा था या मुझे आता ही नहीं था फैक्ट, या उसमें जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, उसमें बिल्कुल ही जो मेरे सोर्सेस है, जो मेरे लिमिटेड सोर्सेज है, उससे बाहर आ रहा है। तो अगर उससे बाहर आ रहा है तो देखो पढ़ने का फायदा ही नहीं है आपको, आप सिर्फ अपने लिमिटेड सोर्सेज पढ़ो। पर हाँ, अगर वो थोड़ा बहुत ओवरलैप कर रहा है कि आपके सोर्सेज से भी थोड़ा बाहर कर गया, देन आइडेंटिफाई कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते कैसे, देन कैसे अटेम्प्ट करना है, एलिमिनेट करना है, या यू हैव टू लीव टोटली दैट क्वेश्चन। तो वो फिर टाइम डेवलप करो, देन एनालाइज करना सीखो, पूरा 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करो पेपर में, और देखो फिर कि आपको पेपर सॉल्व करते किस मोमेंट प्रेशर फील हो रहा था, स्टार्टिंग में, मिडल या एंड में, और उसकी वजह से आपके जो मार्क कर रहे थे आप ओएमआर शीट पे फिल करते हो, तो उसकी वजह से क्या आपके ओएमआर शीट पे फिलिंग गलत हो रही थी या सही हो रही थी, ताकि आप कामनेस रख पा रहे थे। देन आप पढ़ कैसे रहे हो, एक रीडिंग में पढ़ते हो, उस क्वेश्चन पढ़ा, फिर ओएमआर में सॉल्व कर रहे हो, मतलब मार्क कर रहे हो, या फिर आप फर्स्ट रीडिंग में जो जो आते वो टिक किए, जो नहीं आते उसको आपने सर्कल कर लिए, फिर आप सेकंड रीडिंग में जो टिक किए उसको तो आप करोगी, जो जो टिक वाले वो तो ओएमआर में शिफ्ट मार्क करते रहोगे, पर जो जो आपने सर्कल कर रखे हैं उन पे आप टाइम स्पेंड करोगे, आइडेंटिफाई करो कि वो क्वेश्चन हो सकते नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो रहे, क्रॉस देम आउट, जो हो रहे हैं थोड़ा सा आपको 50-50 हो रहा है उनको सर्कल मार्क करके रखो। तो सेकंड रीडिंग ये होगी। देन कम टू थर्ड रीडिंग में जो सर्कल मार्क कर रखे हैं वही सेम प्रोसेस, तो आइटरेटिव सिस्टम हो जाएगा, सेम प्रोसेस, सर्कल वालों को आइडेंटिफाई करो, बिल्कुल भी नहीं हो रहे, तुक्का लग रहा है आपका, छोड़ दो क्वेश्चन। ऐसे देखना, ऐसे आपके आंसर सही होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्रेशर भी नहीं डील होएगा। एंड व्हेनेवर यू गेट स्टक,
अगर आपको लगता है कि जैसे 10 क्वेश्चन आ गए, इसमें एकदम से नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन 5 टफ आ गए, यू डोंट हैव टू सॉल्व दीज 5 क्वेश्चन, जस्ट जंबल अप योर पेज नंबर। अगर आप पेज नंबर 2 पे थे, आप रैंडमली किसी भी पेज नंबर 15 पे पहुंच जाओ, स्टार्ट सॉल्विंग जो भी क्वेश्चन अगर 50 से स्टार्ट हो रहा है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर 50 टफ लग रहा है तो कोई और पेज खोल लो। इससे क्या होगा, आप जो प्रेशर है वो प्रेशर आप डिफ्यूज करते जा रहे हो, वो बिल्ड नहीं होने दे रहे। रादर आप क्या कर रहे हो, पहले आइडेंटिफाई कर रहे हो इजी क्वेश्चंस। हमें इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं। अगर इजी क्वेश्चंस आपने कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर लिया, आपका पेपर वैसे ही निकल जाएगा। प्रॉब्लम क्या आती है, हम टफ क्वेश्चन देके प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो कीप जम्बलिंग अप दी पेपर। लाइक मैं क्या करता, जैसे हमें आदत थी स्कूल टाइम में, हम क्रिकेट खेलते थे तो बुक क्रिकेट होती थी, तो बुक क्रिकेट में क्या होता था, एक बुक है, आप रैंडम पेज खोलते थे तो उसके बाद आपको रन्स मिलते थे। तो सी मैं स्ट्रैटेजी लगाता था इन केस ऑफ सॉल्विंग प्रीलिम्स पेपर, कि रैंडमली कोई भी पेज खोल रहा है उसको सॉल्व करना स्टार्ट होता है। आई विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, एंड आई विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम 50th, एंड आई विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम 100 की एंड से स्टार्ट करूँ। नो, आई विल स्टार्ट फ्रॉम रैंडम क्वेश्चन। बिकॉज कुछ कुछ सेट में क्या होता है, फर्स्ट से टफ होते हैं, कुछ सेट में क्या होता है एंड वाले टफ होते हैं, राइट। तो जैसे ये सेट था, ये अभी जो हम सॉल्व करें, इसमें क्या स्टार्टिंग वाली इकोनॉमी वाली है, तो इकोनॉमी वाला लास्ट ईयर क्या था, कंपैरेटिवली अटेम्प्टेबल हो रहे थे क्वेश्चंस, पर बाकी एरियाज इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक थोड़ा टफ था। तो ए वालों को लकी था अगर वो फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, पर बाकी सेट वाले नहीं होंगे लकी, उनका इकोनॉमी पता नहीं शायद एंड में जाके हो। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस। देन वी हैव 16 क्वेश्चन। Right to code of practices constitutes a tool available for promoting the adoption of। सिंपली ये क्वेश्चन क्या था, छोड़ने वाला क्वेश्चन। अगर आपने पढ़ रखा है करंट में तो आपको पता होएगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो पता होएगा। अदरवाइज तो क्या ये तुक्के मारने वाला क्वेश्चन है कि आप मार रहे हो, हो भी सकता है सही, नहीं भी हो सकता है। अगर आता है तो करो 100%। अगर 100% श्योर हो, रीड कर रखा है आपने, तो अटेम्प्ट करो। अगर आप 70 भी हो ना, देन लीव दैट क्वेश्चन, बस छोड़ देना है इसको, तुक्का नहीं मारना बिल्कुल भी। ठीक। तो क्वेश्चन देखो इस पेज में क्या था, अब देखो इस पेज से प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हुआ है। इस पेज में 3 क्वेश्चन थे, देखो 13, 14 एंड 16। देखो 3 क्वेश्चन आपको छोड़ने थे इसको इस पेज में। अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो ऑब्वियसली प्रेशर बिल्ड होएगा, आपको लगेगा एक ही पेज में 3 क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर पा रही, पर वी हैव टू लीव देम। अदरवाइज इस 3 क्वेश्चन से क्या होएगा, 0.67 इंटू 3, देखो इतनी कट ऑफ जाएगी, मतलब इतने आपके नेगेटिव, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 2.1 और 2 यू कैन से। तो -2 मार्क्स आपके ऐसे ही आ गए। तो ये देखो आपकी ये नेगेटिव का ये लॉस है। तो यू हैव टू लीव दिस क्वेश्चंस, बिकॉज क्या होगा, अगर यहाँ टफ है तो आगे इजी आएंगे क्वेश्चंस, तो ये छोड़ना है हमें। ओके, देन कम्स, हाँ यस, व्हाई इज देयर कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। अब देखो अगर आपने, जैसे मैं एनालिसिस बता रहा हूँ, अगर आपने 2020 का एनालिसिस किया होगा, 2020 के एनालिसिस में एक क्वेश्चन आया था अबाउट पोल्यूशन, पोल्यूशन एंड मिनरल्स पे था एक क्वेश्चन। तो उसमें क्या था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन थे, पोल्यूटिंग गैसेस। तो उसमें एक ऑप्शन था कॉपर स्मेल्टिंग। तो यूपीएससी ने क्या किया, उसमें 2020 में एक ऑप्शन था कॉपर स्मेल्टिंग, 2021 में क्या किया इन्होंने, उसी को ही उठा के एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो देखो जो जो कीवर्ड्स आपको मिलते जा रहे हैं ना प्री में, प्री के क्वेश्चंस में, चाहे वो ऑप्शंस में हो, आपने ये नहीं देखना कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपने कीवर्ड्स भी उठाने, ऑप्शंस ऑप्शंस को भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो वो कीवर्ड उठा के देखो क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे आपको बहुत मिलेंगे, ऐसे यूपीएससी ऐसे करती है। तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो चलो लक पे मैटर करता है कि क्या स्ट्रेटजी है इनकी, बट स्टिल अगर कोई ऑप्शन आ गया तो इसको आपको अच्छे से एनालाइज करना है। सो क्वेश्चन वाज बेसिकली व्हाई इज देयर कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। एक्चुअली न्यूज़ में भी था, बिकॉज हमने क्या किया था, जो कॉपर प्लांट्स है, थर्मल प्लांट्स, बेसिकली थर्मल पावर प्लांट्स, उसके हमने रेगुलेशन चेंज कर दी थी रिगार्डिंग जो पोल्यूशन से एमिट कर रहे हैं। तो उनको हमने एक्सटेंड कर दिया था कि जो टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट करनी है टू चेक द एमिशन ऑफ द पोल्यूशन, वो आप धीरे धीरे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसलिए न्यूज़ में था ये।
आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा ये थर्मल पावर प्लांट्स वाला। तो बेसिकली हाँ क्वेश्चन, so why is there a concern about copper smelting plants? So they may release lethal quantities of carbon monoxide into environment. Okay, then copper slag can cause the leaching of some heavy metals into environment. Yes, copper slag जो हम फ्लाई ऐश पढ़ते हैं वो स्लैग ही होता है, फ्लाई ऐश का पार्ट होता है स्लैग, फ्लाई ऐश को आप पढ़ते हैं। They may release sulfur dioxide as pollutant. Yes, तो आंसर होना चाहिए इसका कॉपर स्लैग रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, इवन कार्बन मोनोक्साइड भी होता है, पर इसमें लिथल क्वांटिटीज में नहीं होता। रिलीज होएगा कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से, पर इट इज सेइंग लिथल क्वांटिटीज एक्सेस अमाउंट में, ऐसे नहीं होता है। इसलिए रिलीज कैसे होता है, गैसेस कार्बन मोनोक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे होते हैं। एंड मोर स्मेल्टिंग प्लांट है तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होएगा, तो कार्बन मोनोक्साइड नहीं होगी, कार्बन मोनोक्साइड कम होगी, मैक्सिमम क्या रिलीज होगी CO2। तो ये चीज का ध्यान रखना, बस स्मेल्टिंग प्लांट्स बेसिकली हीट कर रहे हो, तो हीट कर तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, तो वहाँ पे लेस चांस होते हैं कार्बन मोनोक्साइड रिलीज होने की। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। और ये टॉपिक कैसे पढ़ना है आपको, क्वेश्चन देखो, ये टॉपिक बहुत फेवरेट है यूपीएससी का, मिनरल्स वाला, हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है। तो ये टॉपिक कैसे पढ़ना है, एक एनसीईआरटी है आई गेस 6 to 10 वाली जो एनसीईआरटी है ना ज्योग्राफी वाली, उसमें बहुत अच्छे से है कुछ टॉपिक चैप्टर्स ऑन मिनरल्स, तो यू शुड स्टडी दोज टॉपिक्स प्रॉपर्ली। तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये थी अबाउट दीज प्लांट्स, मिनरल्स, देन इंडस्ट्रीज एंड ऑल, ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। इंडस्ट्रीज उसमें भी आएगा, क्या कहते हैं आपके मीन्स में। तो ये टॉपिक इसलिए एनसीईआरटी से आपको अच्छे से तैयार करना है, राइट। एनसीईआरटी एंड ऑल्सो इन्वायरमेंट वाले टॉपिक, इन्वायरमेंट में भी आप पढ़ोगे गैसेस रिलीज होते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है पोल्यूशन पे, पोल्यूशन पे हर साल क्वेश्चन आता है। 3N मीन्स इस बार इन्होंने इस वजह से पूछ लिया पोल्यूशन पे, अगले साल हो सकता है कोई अगर इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने पोल्यूशन पे, उस पर क्वेश्चन आ जाएगा, पर आता है क्वेश्चन। तो दिस इज हाउ you basically, and if you look at 19th question, what is blue carbon, simple direct question। ये तो अगर मैं ऑप्शंस में ना दूं, स्टिल यू शुड बी अवेयर ऑफ कि व्हाट इज ब्लू कार्बन। ये कोई एफर्ट्स वाला नहीं है, सिंपली ब्लू। अगर वैसे भी नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो ब्लू मीन्स जब भी हम कुछ ब्लू लगा देते हैं आगे, ब्लू कार्बन, देन एक और टर्म होती है ब्लू इकोनॉमी, ब्लू रिसोर्सेज, कुछ भी अगर हम लगाते हैं, मतलब बेसिकली क्या हो गया, उसका सोर्स क्या हो गया, ओशंस, कोस्टल इकोसिस्टम्स। ब्लू इकोनॉमी इतना न्यूज में, यू शुड बी अवेयर ऑफ ब्लू इकोनॉमी। दिस तो मतलब अब तो ही क्वेश्चन है इस पे इनडायरेक्टली ब्लू इकोनॉमी पे, बिकॉज हमारे लैंड के रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, तो व्हाट इज द नेक्स्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स, वो क्या है, ब्लू ओशन एरियाज। एंड साथ साथ हम के एक्सप्लोर कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए, वी आर आल्सो गोइंग इन द स्पेस एरिया ऑन अनदर प्लैनेट्स टू एक्सेस रिसोर्सेज। मार्स वगैरह में हम जा रहे हैं, वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ से कुछ सैंपल्स मिनरल्स के इन अर्थ पे वापस ला सके। सो दिस इज हाउ फास्ट क्या कहते हैं वर्ल्ड इज मूविंग। सो नाउ यू आर अवेयर ऑफ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है 19th। ओके, देन फर्नेस ऑयल, कोई आ गया फर्नेस ऑयल, इंडस्ट्री मिनरल्स वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना, ये है फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। ओके, सो फर्नेस ऑयल बेसिकली ऑयल भी न्यूज में रहता है। फर्नेस ऑयल क्या होगा, बेसिकली इट इज कोई भी ऑयल होगा, पेट्रोल डीजल वगैरह, हर चीज क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, तो ये तो आंसर रहेगा ही रहेगा। इवन फर्टिलाइजर एंड ऑल, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी से नैप्था नैप्था होता है, नैप्था या नेचुरल गैस, तो उससे हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स कर लेना टॉपिक अच्छे से, फर्टिलाइजर्स बहुत न्यूज में है बिकॉज इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो फर्टिलाइजर्स बेसिकली हमारे यूक्रेन रशिया वगैरह साइड से आता था, तो सो नाउ इसकी सप्लाई डिस्टर्ब हो गया। सो डू हैव अ लुकआउट, जैसे आज के न्यूज़पेपर में भी था कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंपोर्ट फर्टिलाइजर्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। तो अगर हम देखें जो कंट्रीज है जहाँ से हम ट्राई कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की, वन इज कनाडा, वन इज इजिप्ट, देन देयर टू टू थ्री कंट्रीज ऑफ अफ्रीका जहाँ से हम एक्सप्लोर कोशिश कर रहे हैं,
देन इजराइल. सो दीज आर द कंट्रीज जहाँ से हम कोशिश करेंगे फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करने की. और फर्टिलाइजर्स में भी डिफरेंट टाइप्स है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजनस, पोटैश, देन डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट, डीज. तो इनका रेशियो पता होना चाहिए. एंड ऑल्सो कौन सा फर्टिलाइजर की डिमांड ज़्यादा है इंडिया में, कौन सी कम है, देन कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं और सोर्सेज क्या है. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस. फर्टिलाइजर पे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब बहुत अच्छे चांसेस है, बिकॉज मिनरल्स पे क्वेश्चन आते हैं, फर्टिलाइजर बहुत न्यूज़ में है इस बार. बिकॉज ये बेसिकली फर्टिलाइजर एक्चुअली न्यूज़ में कब से आना शुरू हुआ था, लास्ट ईयर नवंबर ऑनवर्ड से, जब एकदम शॉर्टेज हो गई थी. तो न्यूज़ में भी होता है बिकॉज अब फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो रही थी, बिकॉज पेट्रोल प्राइस, बिकॉज नवंबर टू दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट वीक हमने क्या देखा, प्राइस इंक्रीज देखा है हमने पेट्रोल में. तो उसके फर्टिलाइजर का भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज फर्टिलाइजर आर डिपेंडेंट ऑन ऑयल रिफाइनरीज, बेस प्रोडक्ट्स, नैप्था एंड नेचुरल गैस. तो उसकी वजह से क्या था, फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. सो व्हाट फार्मर्स स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड लूटिंग दी ट्रक्स. तो ये था उस टाइम इशू. अभी फिर से इमर्ज हो गया बिकॉज ऑफ यूक्रेन, रशिया, पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं. तो फर्टिलाइजर, जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल आ रहा है, उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर के लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. सो एज अ रिजल्ट से एक चेन बने, तो फार्मर्स इफेक्ट हो सकते हैं, हो रहे बेसिकली. यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस. तो दिस इज हाउ बेसिकली वी हैव टू लिंक दी टॉपिक्स. हमारे बेसिक्स हमारे नोट्स में क्या होगा, बुक्स वगैरह में, एनसीईआरटी में, अबाउट ऑयल रिफाइनरीज एंड ऑल, तो उसको फर्दर लिंक करो फर्टिलाइजर से, राइट. एंड यस, फर्नेस ऑयल इज यूज्ड टू जनरेट पावर. ये अगर आप पोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें भी मेंशन है कि हमने फर्नेस ऑयल को हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, कुछ एरियाज में बैन कर रखा है, बिकॉज इससे क्या लॉट ऑफ पोल्यूशन इज इमिटेड, स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑल. तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट इट्स यूज, एंड इट इज यूज्ड टू जनरेट पावर आल्सो. यस, कोई भी एमिशन होती है, कोल बर्न करे कुछ करे, सल्फर तो एमिट होता ही है. तो आंसर 1 and 2 3. सो दिस इज हाउ बेसिकली, देखो, बेसिक्स बिल्ड करो और फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो. देखो आपको क्वेश्चंस इजी होंगे. ऑप्शंस भी क्या कहते हैं, अगर देखो बिल्कुल फैक्चुअल नहीं है, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, फिर तो आप देखो हर एक ऑप्शन को डिसाइफर कर सकते हो इजीली. अगर फैक्चुअल आ गया फिर तो देखो छोड़ना पड़ेगा, फिर तो फर्क होएगा. तो ऑब्वियसली वेल एंड गुड अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस. ओके, सो दिस इज बेसिकली, ये था अबाउट दिस. ओके, वो मुझे बता देना जब तक कंटिन्यू करना है, तो इस वी कैन कंडक्ट सेकंड सेशन मतलब टुमारो, डे आफ्टर टुमारो आल्सो. वो बता देना मुझे. ओके, ओके, आई होप दिस इज हेल्पफुल टू यू. ओके, Yes. okay. So now, in the nature, which of the following is or are most likely to be found surviving on the surface without soil? डायरेक्ट क्वेश्चन है. ऑन सरफेस विदाउट सॉइल, अगर आपने वर्ल्ड क्लाइमेट्स पढ़ा है, राइट, वर्ल्ड क्लाइमेट्स में अगर आपने पढ़ा है, यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट टाइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड देन परमाफ्रॉस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो वहाँ पे हमें कैसे ऑर्गेनिजम्स, ट्रीज मिल रहे हैं, बिकॉज जैसे आप इक्वेटर से टुवर्ड्स पोलर एरिया शिफ्ट होते रहते हो, जो ट्रीज है, ट्रीज की सर्वाइविंग एबिलिटी कम होती रहती है. सो एज अ व्हाट इज, and same way organisms की. So what is happening in on the poleward margin of taiga and the tundra region? तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, मेनली organisms are living but they survive without soil, and they are basically surviving कैसे, they are surviving on the surface, near the surface, because cold winds blow कर रही है. So what is happening, when they are attached to the surface, so they feel warm, relatively warm. Okay, and they are also rootless. सो एक तो ये से आपको आइडिया लगना चाहिए. सो फर्न एंड लाइकेंस आ जाएंगे. ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट विदाउट सॉइल. विदाउट सॉइल, बेस्ट एग्जांपल इज मशरूम. मशरूम डजंट नीड एनी सॉइल टू ग्रो, इट कैन सर्वाइव. ऑल्दो इन सम एरियाज वी डू फाइंड यूजुअली मशरूम ग्रो होता है ड्राई एरियाज में, पर यस, मशरूम इज नोन फॉर दिस थिंग कि दे कैन ग्रो विदाउट सॉइल. तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग मशरूम. मतलब आप जब साइंस एंड टेक में पढ़ते हो,
साइंस एंड टेक में बेसिकली बायोटेक वाला टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो बायोटेक वाले टॉपिक थोड़ा बेसिक में पासिंग रेफरेंस आप प्लांट्स के किंगडम्स पढ़ते हो, किंगडम्स वेरियस के, एल्गी किंगडम हो गया, then you protista kingdom you study about, then you study about plant kingdom, then animals kingdom. तो वहां पे आप थोड़ा बेसिक लोगे ना तो आप विल फाइंड आउट जो फंजाई किंगडम्स होते हैं, तो फंजाई किंगडम का एग्जांपल मशरूम्स होते हैं, and lichens we are also fungi even in case of ferns. So basically fungi are the ones that can survive without soil. तो अगर आपने थोड़ा बेसिक पढ़ रखा होगा ना फंजाई के एग्जांपल्स तो आपको आइडिया आ जाएगा मशरूम भी। एंड लाइकेंस तो आपको सिम्बायोटिक रिलेशन पता ही है फंजाई एंड एल्गी का। सो दिस इज हाउ बेसिकली क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड। इसमें यूपीएससी ने थोड़ा सा वो ट्विस्ट करके पूछा है, पर हाँ अगर आपने अच्छे से, लास्ट ईयर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत आए थे, स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इवन इन मेंस वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे। ऑल्दो मतलब इस साल कुछ भी हो सकता है पर स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस वी हैव टू स्टडी। एंड मोरओवर one more thing that you need to keep in mind, these three, virus, bacteria and fungi, these are मतलब यूपीएससी के इतने फेवरेट है ना ये तीनों, हर साल इस पे क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों पे आएगा ही आएगा, देखना किसी न किसी वे से। जैसे वायरस कभी कभी बार तीनों एक ही क्वेश्चन में फ्रेम होते हैं, कभी कभार तीनों को अलग अलग क्वेश्चन पूछा होता है। जैसे फंजाई पे ये वाला क्वेश्चन आ गया, वायरस पे ये वैक्सीन से पूछ लेंगे क्वेश्चन, लास्ट ईयर वैक्सीन से क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन आ रहा है तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए, फर्न क्या होता है, लाइकन क्या होता है, इवन मॉसेस यू शुड बी अवेयर ऑफ मशरूम्स। मॉसेस आपने देखे होंगे, ये जो काई बोलते हैं, जो आपने देखा हिल एरियाज में, स्वैम्प एरियाज में यू फाइंड एक जो वॉल पे, अगर वॉल के उस पे पानी है, ह्यूमिडिटी है, बहुत मॉइस्चर है, सो व्हाट विल हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ग्रीन कलर के प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं लाइक ग्रास टाइप, तो उनको मॉसेस बोलते हैं काई लक्की। बेस्ट एग्जांपल रिवर्स वाले एरिया में जाओ, रिवर्स जहाँ फ्लो कर रही हो, अगर वहाँ पे स्टोन्स होते हैं तो आप देखोगे वो स्टोन्स की अपर लेयर क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, वो की होती है बिकॉज ऑफ मॉसेस। तो ये है। ओके तो सॉरी इसका आंसर, सॉरी इसका आंसर होना चाहिए 1, 3 and 4, सॉरी माय बैड, लाइकेंस नहीं आएगा, 1, 3 and 4 आएगा, फर्न मॉस एंड मशरूम, क्योंकि एल्गी आ गया ना, एल्गी को तो चाहिए स्टिल ये। हाँ फर्न मॉस एंड मशरूम, मॉस को तो अभी मैंने समझाया काई होती है, काई तो इट डजंट नीड सॉइल, जस्ट एक वो मॉइस्ट डैम्प एरिया चाहिए, राइट। तो अब आपको पता चाहिए इस क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है। एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको आना चाहिए, बायोटेक का थोड़ा बेसिक्स आपके अच्छे से होने चाहिए, एंड आल्सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस फोर, फर्न, लाइकन एंड मॉस एंड मशरूम, राइट। ओके, which one of the following is used in preparing a नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता, अगर आपने वैसे पढ़ रखा होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो याद तो होगा किसी को। आंसर के बेसिस का मेरे को जहाँ तक याद है मैंने थोड़ा सा पढ़ रखा था, लाइक आई हैड इट ऑप्शनल तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था, बट स्टिल आई वाज कंफ्यूज बिटवीन बी एंड सी, पर इसका आंसर सी था, लेमन ग्रास। तो ये क्वेश्चन क्या है, छोड़ने वाले क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू लीव इट। हाँ अगर पढ़ रखा होगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू लीव इट। ये तो बस ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। Then comes consider following kinds of organisms. So basically it talks about which one of the following are primary producers in the food chains of the oceans. So primary producers in oceans. So first of all एक तो आपको पता होना चाहिए primary producers क्या होते हैं, right? So primary producers of both land areas, terrestrial areas and these ocean areas. तो एक चेन आपको पता होना चाहिए organisms की। तो थोड़े से organisms आपको पता है, जो आपके बुक्स में एग्जाम्पल्स है वो आपको अच्छे से आने चाहिए। Alright, then comes इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें, so so what do we find? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मेनली क्या होते हैं, एल्गीज होते हैं, राइट। तो हमें पता है एल्गी, साइनोबैक्टीरियम, डायोटम्स, ये तो एल्गी है ही है, राइट। तो अगर इससे देखिए, इससे सॉल्व करें तो आंसर ऑब्वियसली बी आ जाएगा। तो आंसर ऐसे हो रहा है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं,
तो ये आपको पता है। इवन डायटम्स आर दी एल्गीज ओनली, जो डायटम्स हम यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स वगैरह में, राइट। तो इससे सॉल्व हो रहा है ऐसे। पर स्टिल अगर सपोज यूपीएससी 3 ऑप्शन डाल देती, 1 2 3 या 1 2 4, जो भी डाल देती, कॉम्प्लेक्स कर सकती है, किया नहीं इन्होंने। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ नाउ प्रॉपर कि डायटम्स क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरियाज क्या होते हैं, कोपीपॉड्स क्या होते हैं, एंड फोरामिनिफेरा। बेसिक बेसिक आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये है क्या, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स है, बस इतना आइडिया होना चाहिए। एंड डायटम्स और साइनोबैक्टीरिया ये बहुत अच्छे से करना है आपको, बिकॉज दे आर यूज्ड इन वेरियस प्रोडक्ट्स। एल्गी, एल्गी इज वन ऑफ द फेवरेट, राइट। ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, एल्गी। एंड ऑल्सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स फॉरेस्ट बेस्ड, सॉरी, ओशन बेस्ड प्रोडक्ट्स, जो ब्लू इकोनॉमी है। तो इसलिए आपको पता चाहिए डायटम साइनोबैक्टीरिया ये होते हैं क्या, और ये न्यूज में भी रहते हैं बहुत बार, यू शुड बी अवेयर ऑफ। और ये भी देख लेना ये क्या होते हैं, जस्ट इतना आपको देखना है। बाकी वो देखिए इतनी एंडलेस लिस्ट होती है एनिमल्स की, पर अगली बार ऑफ कोर्स वो कोई और ऑर्गेनिज्म डालेंगे, पर हमने सारी नहीं पढ़ के जाने, हमें सिर्फ इसके बारे में पता होना चाहिए बस। अगर इनका इसमें से कोई टर्म आ गया यूज करते हो अगले साल क्वेश्चन पेपर में, तो विल बी प्रिपेयर्ड। ओके, ओके, सो नाउ एक ये हो गया। लास्ट ईयर ऑर्गेनिजम्स पे बहुत क्वेश्चन आए थे। Then consider following animals: hedgehog, marmot, pangolin. To reduce the chance of being captured by predators, which of the above organisms rolls up and protects its vulnerable parts? तो देखो इसका, अब देखो अगर आपको एनिमल्स पता है तो वेल एंड गुड। एक तो आपको पैंगोलिन तो पता होना चाहिए। पैंगोलिन के जो स्केल्स होते हैं, जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये बहुत वो होते हैं, ट्रैफिक होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ ट्रैफिकिंग। तो पैंगोलिन तो न्यूज में रहते ही रहते हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन 3 तो है ही है। देखो अब सी एंड डी ऑप्शन रह गए। अब बचता है वेदर hedgehog इज देयर और नॉट। तो इट्स अ कंफ्यूजन। अगर आपको hedgehog एनिमल पता है तो देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट, अगर नहीं पता तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो लाइक मुझे hedgehog का इसलिए आइडिया था बिकॉज एक मूवी आई थी लास्ट ईयर, सोनिक मूवी। तो मुझे उससे आइडिया था कि hedgehog जो होते हैं उसके वो बॉडी पार्ट्स करने के लिए, एंड इट रोल्स व्हेन इट रन्स, इट रोल्स बेसिकली, रोल करके इट रन्स। तो मुझे उससे आइडिया था। पर इनकेस अगर आपको नहीं आता तो टेंशन नहीं लेनी, किसी को नहीं आता होएगा, बहुत कम लोगों को होता है। जैसे आई वॉच मूवीज, तो इसलिए मुझे आइडिया था, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पर्सन टू नो। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, छोड़ दो बस, तुक्के मारने ही नहीं ऐसे क्वेश्चन में। पर हाँ, अब आपको ये 3 एनिमल्स का आइडिया होना चाहिए। अब अगर नेक्स्ट से अगर ये टर्म मार्मोट कहीं पे भी यूज कर ले, हो सकता है यूपीएससी बोले विच वन ऑफ दिस इज अ प्लांट्स, और वहाँ पे मार्मोट यूज कर ले, तो आपको पता चाहिए मार्मोट ये एनिमल है और क्या किस टाइप का एनिमल है। ओके, तो ये दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है, पर स्टिल वी आर एबल टू अटेम्प्ट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। Okay, so let's okay, so basically this 23, I hope you clear. Okay, then comes this question with reference to the New York Declaration on Forest. ये क्वेश्चन ऐसा था किसी को नहीं आता था, तो छोड़ दो ये क्वेश्चन ऐसे करंट अफेयर का। और देखो 2014 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, हार्डली नहीं आता है, तो छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन। हाँ, पर अब आपको आइडिया होना चाहिए, आप जरूर एक थोड़ा पढ़ लेना कि व्हाट इज न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, बेसिक आइडिया। पर ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना, अगर आपने सुना है तो टेम्पररी, अदरवाइज छोड़ दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं आते होते, पर अब जरूर देख लेना। देन कम्स मैग्नेटाइट। अब देखो मैग्नेटाइट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर। मैग्नेटाइट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, इसी क्वेश्चन का पार्ट था ये, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। मैग्नेटाइट एक तो आपको परिचय व्हाट इज मैग्नेटाइट। तो ये आयरन के टाइप्स होते हैं, हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज मैग्नेटाइट, तो कईयों को तो ये पता ही नहीं था। ऑलराइट, सो नाउ मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू cause neurodegenerative problems are generated as environmental pollutants from which of the following?
ओके, सो बेसिकली मैग्नेटाइट पार्टिकल्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, क्वेश्चन ये सिंपल। तो ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, यस, अगर आपने देखा हो तो मोटर ब्रेक्स के होते हैं जो मोटर व्हीकल्स, दे आर मेड ऑफ आयरन पार्टिकल्स। तो उससे रिलीज होंगे जब भी ब्रेक ले रहे फ्रिक्शन हो रही है, सो कुछ पार्टिकल्स दे ब्रेक डाउन, तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स ऑब्वियसली हो रहे हैं। इवन इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स, उनमें वेयर एंड टेयर होती रहती है, राइट। देन वी हैव फिर पावर प्लांट्स, यस, पावर प्लांट्स में भी कुछ आयरन पार्टिकल्स अगर है, कुछ ना कुछ रिलीज होते हैं। जो फ्लाई ऐश होते हैं, फ्लाई ऐश में आयरन पार्टिकल्स भी होते हैं, आयरन कैल्शियम वगैरह। सो यस, तो ये 1 1 2 4 तो है ही है, देखो। बाकी अगर ऑप्शन है टेलीफोन लाइंस, यस, उसमें भी हम मैग्नेटिक लाइंस होती है कुछ। तो अगर आपको आता है ये तो ठीक है, और होते ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। दिस वाज मोर ऑफ कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस अप्लायंस में कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स है या नहीं है। तो अगर मैग्नेट पार्टिकल्स है, बेसिकली आयरन पार्टिकल्स, अगर आयरन पार्टिकल्स है तो सिंपली वो रिलीज होएगा, तो वहां से वेरिएंट से। तो सिंपली क्वेश्चन ये था। तो इसमें क्या गया, आपको आइडिया होना चाहिए जो आयरन रिसोर्सेस है, तो आयरन किस किस मटेरियल के लिए यूज होता है, उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है। तो क्वेश्चन ये था बेसिकली, पूछा इनडायरेक्टली था इन्होंने, पर क्वेश्चन वाज मेनली आयरन एंड उसके मटेरियल्स के। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ। अब मैग्नेटाइट पता होना चाहिए, मिनरल्स, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट। एंड मैग्नेटाइट कहाँ कहाँ मिलता है इंडिया में, सोर्सेज क्या है, क्वालिटी क्या है, डिमांड क्या है, कौन सी इंडस्ट्रीज में होता है, और कैसे रिलीज हो रहा है पोल्यूटेंट्स, ये। तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से तैयार करना है, मैग्नेटाइट। यू नेवर नो, अगले साल मैग्नेटाइट पे क्वेश्चन आ जाए, फिर से आ सकता है किसी और वे से। ओके, तो आई होप दिस फर्स्ट 25 क्वेश्चंस अगर हम देखें, हम अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस हम कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर 25 क्वेश्चंस में से देखें, इतना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, मतलब 3 4 तो डायरेक्टली हमारे हो ही रहे थे कि वी वोंट बी, हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, राइट। पर हम उसको छोड़ दे, 2 3 क्वेश्चन में थोड़ा हमने स्ट्रगल किया, तो अप्रॉक्स हमें कितना बोल रहे हैं, 18 to 19 या 20, 18 to 20 के बीच में हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। सो वॉज द पेपर टफ, नहीं था पेपर टफ अभी तक जितना हमने किया है। चलो अभी इजी क्वेश्चंस आए थे इसलिए, तो स्टिल अगर हम कामली करेंगे और ऐसे इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर ले, सी अगर हमें कट ऑफ कितनी है, 92 अगर है, 46 क्वेश्चन, 46 का देखो 50%, 20 क्वेश्चन अगर हो गए, 20 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए, 40 मार्क्स तो यहीं से आ गए हमारे। तो देखो हमें आगे नेक्स्ट 75 क्वेश्चन में से हमें कितने आइडेंटिफाई और करने हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई 26 क्वेश्चन और। तो देखो 75 से 26, ओनली 1/3 क्वेश्चन। तो देखो कितनी हमें और कंफर्टेबल हुई अटेम्प्ट करने में। तो लर्न टू एलिमिनेट देन आइडेंटिफाई देन एरियाज आपको एनालाइज हो रहे हैं कि कौन सी एरिया सब हमें पढ़ने, कैसे पढ़ने हैं, और कहाँ चैलेंजेस आ सकते हैं, और कैसे अब यूपीएससी नेक्स्ट ईयर किस किस एरिया में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो हमें थोड़ा आइडिया लगता है, राइट। तो आई गेस इतना काफ़ी है ना, दिस फॉर दिस क्या कहते हैं, फर्स्ट 25 क्वेश्चन एनालिसिस। वो हम फिर अब सेकेंड पार्ट किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे, राइट। एनी डाउट या कोई आपके क्वेश्चंस हो?